जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ या मस्त हैं और उत्साहित भी हैं, क्योंकि आज आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अब आपको कभी कोई समस्या होने वाली नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवा देंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये कैसे हमें सॉल्व हो गए। चलते ही स्टूडेंट आपके विकल्पी क्वेश्चन 6 नंबर पक्के करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है। लुईस द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ई गतिज ऊर्जा के एक कण है। एक गतिज ऊर्जा का एक कण है जिसके लुईस द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। अब आपको द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आपको पता ही है। द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती क्या है, जो स्टूडेंट प्रकाश विद्युत प्रभाव में बताया गया है। अब उस प्रकाश विद्युत प्रभाव में जैसे व्यंजक बताया गया था कि तरंग दैर्ध्य का फार्मूला लेम्डा बराबर क्या होता है, एच अपान एम जी होता है। तो उसी के अनुसार निकालते हैं। ध्यान दीजिए, इसको कैसे करते हैं। लेम्डा बराबर क्या होता है, एच अपान एम वी होता है फार्मूला। लेकिन अब यहां पर हमें गतिज ऊर्जा ई के, क्योंकि ई के बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है गतिज ऊर्जा। यहां से v का मान निकाल लेते हैं। जब यहां से v का मान निकालते हैं तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 बटे में इधर गुणा में आ गया, 2e आ गया और ये अपान m आ गया। तो v इक्वल टू कितना आ गया, 2e अपान कितना आ गया, m आ गया। ये हो गया। अब ये मान को इसमें रख देते हैं लेम्डा। ये जो तरंगदैर्घ्य का फार्मूला होता है इसमें रखते हैं तो लेम्डा इक्वल टू कितना आता है, एच अपान एम वी। वी का मान कितना रख दिया गया, 2e अपान कितना आ गया, m। स्टूडेंट्स एक एक विधिवत वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप देखना है। नहीं अगर आप देखोगे आपको तो केवल विकल्प ही लगाना है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप विकल्प लगा ही नहीं पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अब इसको करते क्या है, m यहां पर गुणा में है, अब ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एम स्क्वायर होगा। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया, एच अपान, अब इसके अंदर गया तो 2m स्क्वायर ई अपान कितना आ गया, m। m से एक घात कैंसिल हो गई। तो अब बेटा की क्या बचा यहाँ पर, लेमडा बराबर एच अपान अंडर रूट 2m ई। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा विकल्प सही है। ये पहला विकल्प सही है, लेमडा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m ई। तो स्टूडेंट आपका कौन सा विकल्प सही है, ये पहला विकल्प आपका सही हो गया। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है, वीडी है। अनुगमन वेग वीडी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। अब ओम के नियम का पालन करता है अनुगमन वेग विधि। स्टूडेंट्स आपको बताया गया था अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। आप लोगों को अनुगमन वेग भी बताया गया। 1 नंबर क्वेश्चन अनुगमन वेग भी पूछा जाता है। आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि माना है कोई चालक तार की लंबाई एल है और उसमें इकाई घन मीटर में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है, अनुगमन वेग वीडी है। अब जब इसमें स्टेप स्टार्ट हुआ था तो उसके चालक के सिरों के बीच अगर लंबाई एल है तो उनके सिरों के बीच विभवांतर वी है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता था, वी अपान एल। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था एम, तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम था तो उस पर लगने वाला बल एफ बराबर ई निकाल लिया गया था। क्या निकाला गया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सबसे पहले स्टेप वी अपान एल निकाला गया था। उसके पश्चात उसमें जो निकाला गया एफ बराबर क्या निकाला गया, ई, और तो एफ बराबर कितना आ गया, ई वी अपान एल आ गया था, ये भी आ गया था। अब इससे ये स्पष्ट हुआ था कि अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर एम है और तो उस पर त्वरण निकाला गया था तो एफ बराबर एम ए से, तो ए बराबर क्या हो गया था, एफ अपान एम। तो एफ अपान एम, तो ए बराबर कितना, एफ का मान ई अपान कितना आ गया, एम। तो अब ये ए आ गया था। तो अब कण प्रारंभिक स्थिति में यू प्रारंभिक वेग यू बराबर 0, तो टाउ समय पश्चात अंतिम वेग क्या प्राप्त कर लेता था,
वीडी जो अनुगमन वेग है, जो अनुगमन वेग वीडी प्राप्त करता था, तो वीडी इक्वल टू कितना था, ये 0 प्लस ए टाउ, ए का मतलब क्या हुआ जाकर ये ई अपान एम और टाउ। तो अब यहां से वीडी इक्वल टू कितना आ गया, ई। अब ये टाउ क्या होता था, जहां टाउ शांतिकाल था, ये 0 का कोई औचित्य नहीं था, तो ई अपान एम टाउ आ गया। अब ये देखो शांतिकाल 2 सेकेंड 4 सेकेंड ये भी निश्चित है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश भी निश्चित है, और एम क्या है, द्रव्यमान भी निश्चित है, या इसको ई अपान एम एक विशिष्ट विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो ये सारे मान जब निश्चित हैं, तब ये जो अनुगमन वेग वीडी प्रोपोर्शनल क्या निकल आएगा, ई। कहने का मतलब ये स्पष्ट हुआ, वीडी प्रोपोर्शनल ई। ये कौन सा विकल्प सही होगा जाकर इसमें, स्टूडेंट तीसरा विकल्प आपका सही होगा जाकर। एक एक स्टेप को ध्यान देंगे, ये कहां से, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति में बीच में स्टेप ये पड़ा था। स्टार्ट करते हैं तो ये स्टेप निकलता है, ये स्टेप ही क्या है, वीडी प्रोपोर्शनल ई। अर्थात अनुगमन वेग जो होता है या अपवाह वेग जो होता है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंकमानुपाती होगा। स्टूडेंट वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो तुरंत ही वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रकीर्णित एल्फा कण का पथ कैसे होता है। प्रकीर्णित एल्फा कण का पथ, एल्फा कण का प्रकीर्णन बताया गया है, वो किसमें बताया गया, रदरफोर्ड का एल्फा कणों का प्रकीर्णन। और रदरफोर्ड का एल्फा कणों का प्रकीर्णन जो कैसे होता है, एक सौर पात्र में कराया गया था। कि वो जो सौर पात्र था कैसे था, कि एक स्टेप लिया गया था, ऐसा ही एक सौर पात्र थे, यहाँ पर ये जब एल्फा कण गुजर रहे थे, तो ये एल्फा कण कैसे गुजर रहे थे, ध्यान दीजिए, तो कुछ आर पार निकल जा रहे थे और कुछ प्रभावित होकर विचलित होकर सीधे निकल जा रहे थे, कुछ इधर जा रहे थे, कुछ उधर जा रहे थे, प्रकीर्णित होकर बाहर, कुछ वापस भी लौट आ रहे थे। इससे ये बताया जाए इसके बीच में क्या है, इसका जो सौरपथ के भीतर जो है क्या अंदर के खोखला है, और खोखला वो किस आकार का खोखला पाया गया है, एक प्रकार का ये ना वृत्ताकार है, ना परवलयाकार है, ना दीर्घवृत्ताकार है। ये कैसा है, एल्फा कण का प्रकीर्णन कहां पर होता है, अति परवलयाकार होता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि प्रकीर्णित एल्फा कण का पथ कैसा होता है, अति परवलयाकार होते हैं, जो कि आपने पढ़ा है मैथ्स में, परवलय, दीर्घवृत्त, वृत्त, अतिपरवलय। तो वही चौथा स्टेप जो था अतिपरवलय, तो अतिपरवलय के आकार का एल्फा कण का पथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कब होती है। स्टूडेंट्स इसका जो स्टेप है आप समझेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम लाल प्रकाश के लिए होती है, लाल रंग के लिए होगी, क्योंकि लाल रंग जो होता है तरंग दैर्घ्य, जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, उच्च होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य उच्च होती है, और उसकी जो फोकस दूरी के साथ अगर समानता किया जाए, तो लाल रंग का जो होता है वो तरंग दैर्घ्य की जो होती है फोकस दूरी के समानुपाती होती है। जब फोकस दूरी के समानुपाती होती है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य या फोकस दूरी भी अधिकतम होगी। तो किसके लिए होगी, लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्या होगी, अधिकतम होगी। अगर आपका इसके तर्क पूछा जाए तो आप यही बताएंगे, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। और जब ज्यादा होता है और वो तरंग दैर्घ्य जो होती है वो फोकस दूरी के समानुपाती होती है, अनुपाती होती है, इसलिए जब वो तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो फोकस दूरी भी ज्यादा होगी। तो लाल उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए अधिकतम, तो लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी क्या होगी, अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारिता हो, स्टूडेंट्स क्या है, केवल धारिता, सी परिपथ आ गया, तो कहता उसमें व्यय शक्ति। इस प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में आपने पढ़ा था शक्ति, शक्ति मतलब औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पी बार बराबर क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। कॉस फाई क्या होता है, ये शक्ति गुणांक होता है। तो अब यहां पर सी परिपथ के लिए है, और सी परिपथ में 90 डिग्री क्या होता है, ये पश्चिमगामी होता है। तो इसके लिए फाई इक्वल टू कितना होगा, चूंकि फाई इक्वल टू 90
डिग्री होगा, तो जब यहाँ पर फाई का मान कितना 90 डिग्री रखते हैं तो P बराबर कितना आ जाएगा, VRMS IRMS इंटू कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना हो गया, 0। कॉस 90 का मान जब 0 होगा तो ये पूरा औसत शक्ति क्षय कितना हो जाएगा, जाकर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो बेस शक्ति होगी आपकी कितनी होगी, जाकर 0 होगी। स्टूडेंट सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या करता है, बता रहा कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, रहता है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है 80 न्यूटन का बल कैसा बल होगा, कुलामी बल होगा। कैसा बल होगा, कुलामी बल। कहता है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी, मतलब कि ये दो बिंदु आवेश हैं, इनको वायु में रखा गया है, इसमें परावर्तनांक कुछ नहीं है, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना है, 80 न्यूटन का बल है। कहने का मतलब आपका ये दो आवेश है Q1 और Q2 है, और मान लिया उनके बीच की दूरी कितनी है, R है, और परावैद्युतांक कितना वायु में रखे हैं, वायु के लिए K का मान कितना होता है 1, तब इनके बीच बल F बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया गया, 80 न्यूटन दिया गया है। तो ये 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन बना दिया है वायु के लिए। किसके लिए है ये, वायु के लिए। और दूसरा स्टेप कहता है जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक माध्यम में रख देते हैं, उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो 8 न्यूटन का बल। तब परावैद्युतांक के लिए ध्यान, परावैद्युतांक के लिए जब परावैद्युतांक हो जाता है तो F बराबर कितना हो जाता है, 8 न्यूटन। तो कहने का मतलब फार्मूला तो यही है, कितना लगेगा, 1/4πε0 के आ गए परावैद्युतांक Q1 Q2 अपान कितना आ गया, R स्क्वायर। तो तब इसका बल कितना आ जाता, 8 बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको समीकरण 2 के लिए कौन सा विनिमय उत्तरदायी होता है, नाभिकीय बल क्या होते हैं जिसमें मेसान कर पाए जाते हैं, वो पाई पॉजिटिव होता है, पाई निगेटिव होता है, और पाई नॉट भी होता है, जीरो भी होता है। पाई पॉजिटिव मेसान कण होते हैं, पाई निगेटिव मेसान कण होते हैं, पाई न्यूट्रल भी होते हैं, जीरो भी होता है। तो नाभिकीय बलों के लिए जो विनिमय बल है मेसानों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मेसानों के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें पाई मेसान कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पाई मेसान पाए जाते हैं। वो पाई पॉजिटिव होता है, पाई निगेटिव भी होता है, पाई उदासीन भी होता है, तो इन्हें ही पाई मेसान कण कहते हैं। और नाभिकीय बल जो होता है नाभिक के बीच लगता है, उनका नाम होता है नाभिकीय बल। ये बल कैसा बल होता है, प्रबल होता है। वो इनकी त्रिज्या भी आपको बताई गई है चैप्टर में, नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर में बताया गया कि नाभिक का आकार कितना होता, कैसे होता है, नाभिकीय ऊर्जा कैसे होती है, कैसे विनिमय करते हैं, तो ये सब बताया गया है। तो इसमें नाभिकीय बलों किसके द्वारा विनिमय होता है, पाई मेसानों के द्वारा विनिमय होता है। एक दूरदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः FO तथा FE। FO मतलब अभिदर्शक फोकस दूरी है, और FE क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो इनकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो स्टूडेंट आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, जो आपने खगोलीय दूरदर्शी पढ़ा है कि खगोलीय दूरदर्शी क्या है, होता है खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशी केंद्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का, बड़े आकार का दूर स्थित वस्तु है लेकिन छोटी है दिख रही है, जो वो हमारी नग्न आंखों पर बड़ा दिखेगी। तो दूर स्थित वस्तु का बड़े आकार का जो प्रतिबिंब हमारी नेत्रिका पर बनता है वो खगोलीय दूरदर्शी है। जब प्रतिबिंब खगोलीय दूरदर्शी द्वारा आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, जो दो कंडीशन होती है, एक अनंत पर होता है और एक स्तर। जिसकी अनंत पर के लिए फार्मूला यही होता है कि m बराबर क्या होता है, -FO अपान FE होता है। जो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, जाकर दूसरा विकल्प सही होगा जाकर। तो स्टूडेंट ये भी समझ गए, वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। कभी भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है,
स्टूडेंट्स आप जानते हैं वैद्युत और चुंबक, वैद्युत तरंगे भी होंगे और चुंबकीय तरंगे भी, तो दोनों को मिलाकर वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। त्वरित आवेश कैसे उत्पन्न होती है? जब आवेश त्वरित होता है इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र गतिमान, और जब वैद्युत क्षेत्र गतिमान तो उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी गतिमान हो जाता है, इसलिए इनको कहा गया है कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। आपका विकल्प कौन सा सही होगा? त्वरित आवेश, ये थर्ड विकल्प सही होगा कि वैद्युत चुंबकीय, क्योंकि त्वरित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र गतिमान हुआ तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी गतिमान हो जाता है, इसलिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों में कलांतर। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय मतलब स्पेक्ट्रम जो पढ़े हैं उसमें बताया गया है कि जब कोई तरंग अगर चलती है तो उसमें जैसे तरंग कैसे चलती है, ये तरंग संचरण होती है, इस तरंग संचरण का इसका नाम होता है तरंग संचरण की दिशा होती है, और इस पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। ये है, अगर इनके बीच की बात करते हैं, अगर ये ऐसी स्टेप में ये तरंग चलती है तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें बताया गया है कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो लंबवत होने का मतलब कितना होता है? एंगल π/2 होता है। तो आप वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय सदिशों में कलांतर कितना होता है? π/2 होता है। फिर आता है ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? अब क्या संभव नहीं है? ट्रांसफार्मर आपको जानते ही हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसमें क्या प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। तो अब प्रत्यावर्ती, तो अब आपको पता चल गया, तो प्रत्यावर्ती तो धारा या विभव, तो ये तो इसका मतलब कि ये तो विकल्प आपका सही है कि इसका नहीं, लेकिन इसमें क्वेश्चन के देख कर कहता क्या संभव नहीं? ये तो संभव है भाई, प्रत्यावर्ती धारा ये तो संभव है। चलिए ठीक है, ये तो विकल्प आपका नहीं हो सकता है। दूसरा प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा, ये भंवर धारा। अब आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रेरण कैसे होता है। चुंबकीय प्रेरण जो पढ़े हैं तो उसमें धारा क्या करती है? प्रेरित करती है, और जब प्रेरित करती है तभी ये वैद्युत धारा बनती है। तो प्रेरित के कारण, तो ये तो दो विकल्प ये भी नहीं सही हो सकी। और प्रेरित के कारण भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, कि मतलब कि भंवरदार होती है, चक्करदार होती है। इसकी खोज भंवर धाराओं की खोज किसने किया? फोको नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इन्हें फोको धाराएं भी कहा गया है। तो ये वैद्युत भंवर धाराएं जैसे किसी एक टुकड़े, धातु के टुकड़ा ले लिया गया था, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया गया और उसको जैसे भंवर, जहां पर पानी के गड्ढा हो उसमें भंवर बन रहा है तो वहां पर डालते तो उसमें चक्करदार लग जाती, तो वही भंवर धारा है। तो उसमें तो धारा में प्रेरित धारा, तो ये भंवर धारा, तो इसमें भी भाई धारा उत्पन्न होगी, कहने का मतलब ट्रांसफार्मर काम करेगा जाकर। लेकिन प्रेरित धारा, ये प्रेरित धारा भी प्रेरित है, तो ट्रांसफार्मर के नीचे कुंडली है तो कुंडली में भाई देखो तीनों काम करेंगे, भंवर धारा बनेगी, प्रेरित धारा करेगी और प्रत्यावर्ती। लेकिन दिष्ट धारा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो क्या करता है? यही आपका विकल्प सही होगा जाकर, कि अगर पूछ लिया जाए कि ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है तो दिष्ट धारा संभव नहीं, क्योंकि वो प्रत्यावर्ती धारा का काम कर रहा है। तो प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड भंवर धारा, प्रेरित धारा, ये सब है, तो ये कैसे काम करेगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समय टी पर एक कुंडली में संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई दिया गया है। फाई दिया गया है, फाई बराबर 5t³ माइनस 100t प्लस 300 वेबर, ये चुंबकीय फ्लक्स है। और t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे का नियम। तो ये आपको E बराबर क्या होता? -d∅b/dt होता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक। अब हमें ये तो फाई दिया गया है, फाई बराबर 5t³ माइनस 100t प्लस 300। तो अब इसमें हम तुरंत क्या कर देते हैं? t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, dw/r2t डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो d∅/dt हो गया। तो कितना हो जाएगा? इसमें करेंगे 5d/dt t³ माइनस 100
डी वाई डी टी प्लस ये 300 का करेंगे डी वाई डी टी 300, तो डी फाइव बाई डी टी ये कितना हो जाएगा 5 इंटू टी की पावर एन एन टी माइनस एन माइनस वन, तो 3t स्क्वायर आ गया माइनस 100 इस टी का मान 1 होगा, इससे कैंसिल, इसका भी क्या हो जाएगा 0, तो डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू 15 टी स्क्वायर आ गया और ये माइनस 100 आ गया एट कितने पर t बराबर 2 पर। तो अब ये तो है ये फार्मूला है, तो अब हम इसमें पहले t बराबर 2 रखते हैं, तो डी फाइव बाई डी टी एट टी बराबर कितना रखते हैं 2, तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 100, तो कितना आ गया 15 2 दूनी 4 माइनस 100, 15 चौको 60 माइनस 100 कितना आया जाकर माइनस 40 आया। अब हमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला तो डी फाइव बाई डी टी निकला, क्योंकि ई बराबर हमने क्या पढ़ा है माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो ये मान यहाँ पर रखते हैं, तो ई बराबर क्या होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी का मान कितना आया आपका माइनस 40, तो ये ई इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 40 वोल्ट आ गया। तो आपका कौन सा विकल्प सही है माइनस वाला, तो कुछ बच्चे यहीं पर टिक कर देंगे, ये गलत है क्योंकि ये फैराडे का नियम, ये तो पहले अवकलन हो गया तो डी फाइव बाई डी टी निकला, लेकिन ई बराबर क्या होता माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो वो मान रखा गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा 40 वोल्ट सही होगा और सबसे कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि बड़ी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को विकल्पी क्वेश्चन फटाफट तैयार हो गए। Thanks for watching this video.